हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी 29 उत्कृष्ट महिलाओं को प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। देश और दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को नमन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सम्मान और अवसरों पर विशेष जोर के साथ ही अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करती रहेगी। ओडिशा के पुरी में समुद्र तट पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सेंट आर्टिस्ट एश मिश्रा ने रेत पर कलाकृति बनाई और जिसमें नारी शक्ति के समर्पण और उनकी ताकत को दर्शाया गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लोग सेंट आर्टिस्ट की तारीफ करते दिख रहे हैं। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में शुरुआत से ही महिला और पुरुष को मतदान का अधिकार मिला है। दुनिया के कई देशों में इसको लेकर आंदोलन हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि आधुनिक लोकतंत्र का जनक इंग्लैंड में भी महिलाओं को मत का अधिकार भारत के बाद मिला है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और स्मृति ईरानी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर महिला दिवस मनाया। इस अवसर में महिला ईंट भट्टी श्रमिकों और बीड़ी कामगारों को साथ ही स्वास्थ्य और पोषण की जांच की गई। साथ ही मंत्रियों ने हेल्थ सप्लीमेंट और आयुष किट के वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आज महिला दिवस के अवसर पर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च यानी BPRND के सौजन्य से कई नई शुरुआत कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि 300 नए वन स्टॉप सेंटर खोले जाने हैं और BPRND के निवेदन किया है कि हर सेंटर को देश भर में थाने के महिला डेस्क से जोड़ने का प्रयास करें। इसके अलावा महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस के कैंप करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखनऊ में महिला मार्च का नेतृत्व किया और आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त पोषण और आकांक्षात्मक अर्थव्यवस्था विषय पर बजट के बाद ही वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि गौरव की बात है कि भारत के वित्त मंत्री भी एक महिला है, जिन्होंने इस बार देश को बहुत प्रगतिशील बजट दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बजट में सरकार ने तेज ग्रोथ और मोमेंटम को जारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहा है। हमारे देश की निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर अगरतला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि त्रिपुरा प्रशासन में नौकरियों में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलने वाला है। अमित शाह ने त्रिपुरा में बीजेपी सरकार के कामकाज की तारीफ की। त्रिपुरा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सिंगल रो फेंसिंग कार्य का निरीक्षण किया। इससे पहले अमित शाह ने अगरतला में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन किया। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच लंबे समय से गतिरोध जारी। कमांडर स्तर की वार्ता का 15वां दौर 11 मार्च को होगा और इस बात का फैसला दोनों देश ने मिलकर किया है कि जिसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी है। इससे पहले 2 महीने पहले दोनों देशों के बीच में 14वीं कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 13वां दिन है। रूसी सेना ने सूमी शहर में रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक किया गया, जिसमें 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि रूस हमले में अब तक 203 स्कूल और 34 हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा अब तक 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। साथ ही रूस के 303 टैंक और 48 लड़ाकू विमान भी तबाह हो चुके हैं। WHO यूरोप के निदेशक ने चेतावनी दी है कि दोनों देशों में चल रहे युद्ध क्षेत्रीय स्वास्थ्य तबाही के खतरे को बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा ये तबाही 1 या 2 देशों तक ही सीमित नहीं बल्कि वास्तव में क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर है।
यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हर दिन के साथ और भयंकर होता दिख रहा है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने भी रूस की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के दिए आंकड़े के मुताबिक 24 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक उसने रूस के 12,000 सैनिकों को मार गिराया है, जबकि 303 टैंक तबाह कर दिए हैं, जबकि 1036 हथियारबंद वाहनों को भी उड़ा दिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने मुझे चुना वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। हम अल्टीमेटम के लिए तैयार नहीं हैं। आपको बता दें कि 13 दिनों से चल रहे युद्ध में 17 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को पलायन कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद कई मौकों पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बात की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की आज हाउस ऑफ कॉमन्स में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ब्रिटिश सांसदों को संबोधित करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेन की सेना रूसी हमले का सामना कर रही है। इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की को चेक गणराज्य की ओर से सर्वश्रेष्ठ स्टेट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो जेलेंस्की को रूस के आक्रमण पर सामना करने और उनकी बहादुरी और साहस के लिए सर्वश्रेष्ठ राजकीय सम्मान से सम्मानित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने यूएनएससी बैठक के दौरान कहा कि भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए 80 से अधिक निकासी उड़ानें भरी जा चुकी हैं। हम उनकी वापसी की सुविधा में यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों द्वारा दी गई सहायता की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा, यूक्रेन से 20,000 से अधिक भारतीयों की सुरक्षित वापसी को सुगम बनाने में सफल रहे हैं। यूएनएससी की बैठक में रूस ने कहा कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के क्षेत्र से 1,68,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित रूप से पहुंचाया गया है और पिछले 24 घंटे में 5,550 लोग बॉर्डर पर पहुंच चुके और हम यूक्रेन से आने वाले नागरिकों के लिए अस्थायी आवास स्थल भी स्थापित कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 13वां दिन है। इस बीच युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। सोमवार को बेलारूस में हुई इस बातचीत में युद्ध के बीच लोगों को निकालने के लिए यूक्रेन में ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर सहमति नहीं बनी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे सभी भारतीय छात्रों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सभी छात्र वर्तमान के पोल्टावा के रास्ते में हैं, जहां से वो पश्चिमी यूक्रेन के लिए ट्रेनों में सवार होंगे, जहां से उनके लिए ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ानें तैयार की जा रही हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण हम भारत में तेल की कमी नहीं होने देंगे। हरदीप पुरी ने कहा कि हम आगे जो भी निर्णय लेंगे वो अपने नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये कहना कि चुनाव के कारण सरकार ने कीमतें नहीं बढ़ाई थी, ये कहना गलत होगा कि तेल की कीमतों को लेकर कंपनियों को तय करना है, क्योंकि उन्हें भी बाजार में बने रहना है। हरदीप पुरी ने कहा कि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार तय होती हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि ईडी और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों को यही काम रह गया है कि जहां जहां शिवसेना का कार्यकर्ता हो और जहां शिवसेना की शाखा हो, जहां जहां शिवसेना के लोग चुनाव लड़ने जा रहे हो, ईडी वहां छापा मारेगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, यूपी में उनकी पार्टी के खाते में 300 से 1 सीट भी कम नहीं आएंगी और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जाएगी। उन्होंने ईवीएम गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा, क्या वजह है कि प्रत्याशी के जानकारी के बिना ईवीएम मशीनों को ले जाया जा रहा है। एग्जिट पोल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा कि हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं। आज हम महिला दिवस मना रहे हैं। हमारी 159 महिला प्रत्याशी, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बन रही है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है।
गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि नतीजों में 20 से ज्यादा सीटें भाजपा को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि सभी एग्जिट पोल भाजपा को ही बहुमत दिखा रहे हैं। प्रमोद सावंत ने कहा कि फिर से एक बार भाजपा क्षेत्रीय पार्टियों और निर्दलीय लोगों के साथ सरकार बनाएगी और केंद्रीय नेतृत्व उनसे बातचीत भी कर रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एग्जिट पोल पर कहा कि एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल है, हम जनता के दिल की भाव को जानते हैं। जनता ने कांग्रेस के पक्ष में परिवर्तन के लिए वोट दिया है। आज दिल्ली में DSIIDC बवाना औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। घटनास्थल पर दमकल की 25 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल किसी तरह की हताहत की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट से पहले आर्थिक सर्वे रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी है। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री अमरजीत भगत ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट को सदन में रख दिया और रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की जीडीपी देश की जीडीपी से कहीं ज्यादा है। भारत की जीडीपी जहां 9.2% है, वहीं प्रदेश की जीडीपी 11.2% है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। वहीं विधानसभा में बीजेपी विधायक रंजना साहू ने ऑनलाइन ठगी का मामला उठाते हुए गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। इस पर गृह मंत्री ने बताया कि ऐसे मामलों की जांच के लिए दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर में एंटी साइबर क्राइम यूनिट बनाई गई है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने हिंदी मीडियम स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बदलने का मुद्दा उठाया। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि किसी भी स्कूल का नाम बदला नहीं गया है। मंत्री ने जवाब में असंतुष्ट बीजेपी विधायक ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। कल यानी बुधवार को सीएम भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगे। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का 492 करोड़ 43 लाख रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट भी पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि अनुपूरक बजट में अमर जवान ज्योति की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में दिवंगत पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण गुप्त, रमेश वल्याणी, मदन सिंह डहिया, पूर्व सांसद तिलक राज सिंह और भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। इसी के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन आज अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, जो अब आगे होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रायपुर नगर निगम के मुख्यालय निगम की लगभग 200 महिला सफाई कर्मियों और महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं का सम्मान किया गया। मेयर की धर्मपत्नी अर्जुमन ढेबर और नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का भी सम्मान हुआ। इस मौके पर महापौर एजाज ढेबर और सभापति प्रमोद दुबे समेत अधिकारी भी मौजूद रहे। यूक्रेन में फंसे खरगोन के 9 स्टूडेंट्स दिल्ली के बाद अपने अपने गांव पहुंचे, जिसके बाद सभी खरगोन एसपी दफ्तर पहुंचे। इस दौरान एसपी सिद्धार्थ चौधरी और एएसपी नीरज चौरसिया ने मिठाई खिलाकर सभी बच्चों का सम्मान किया। वहीं परिजनों ने पुलिस से मिलकर और मिल रहे सहयोग के चलते एसपी का सम्मान किया। महासमुंद जिले में टेमरी गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य परीक्षण, रंगोली, वृक्षारोपण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पोषण संबंधित जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं शामिल हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जबलपुर पुलिस ने महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को अहम जिम्मेदारी देकर सम्मानित किया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे शहर की यातायात व्यवस्था का जिम्मा महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सौंपा। सुबह से ही शहर के सभी प्रमुख चौराहों, चेकिंग पॉइंट्स और अन्य जगहों पर महिला पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था को संचालित करते हुए नजर आईं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर छिंदवाड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि छिंदवाड़ा में भाजपा के लिए विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन महिला दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने मैं आश्वस्त हूं, आने वाले समय में छिंदवाड़ा जिले की सभी सीटों में बीजेपी का परचम लहराएगा।